बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हीटिंग एंड कूलिंग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का जो पहला टॉपिक पढ़ा था टेम्परेचर एंड हीट, जैसे कि हमने वो पढ़ा था और आपको याद होगा कि उसमें हमने क्या कुछ पढ़ा था। हमने उसमें हीट के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि हीट जो है वो एनर्जी की एक शक्ल होती है, जितनी हीट होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि पार्टिकल्स के दरमियान में मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि उसमें हीट कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी। पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे तो हीट ज़्यादा होगी, फिर एनर्जी भी ज़्यादा होगी। पार्टिकल्स की जैसे जैसे मूवमेंट कम होती जाएगी उनकी हीट भी कम होती जाएगी, उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। आज हमने जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है हीटिंग इज अबाउट मूविंग पार्टिकल्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पार्टिकल्स की मूवमेंट को हीट से रिलेट किया था, वही चीज़ हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको मज़ीद जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हीटिंग है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट से बढ़ती है या कम होती है। इसलिए हम आज क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी, जिसमें हम काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि वो मैटर की स्टेट्स में किस तरह से चेंज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हीट है उस किस तरह से वो मैटर की स्टेट को चेंज करती है। हीट के ज़्यादा या कम होने से मैटर की जो स्टेट्स हैं वो कैसे चेंज हो सकती हैं। डिपेंडेंस ऑफ हीट ऑन स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे हीट की चेंजेस, उसमें आ जाते हैं मेल्टिंग, वेपोरेशन, कंडेंसिंग एंड फ्रीजिंग। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पहले बताया जा चुका है कि हर चीज़ जो कि मैटर है, सॉलिड, गैस और लिक्विड, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और इन्हीं पार्टिकल्स के मूव करने से हीट प्रोड्यूस होती है और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। इसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी जो है वो एक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से निकला हुआ है, काइनेसिस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है मोशन। मतलब कि काइनेटिक का मतलब है मोशन। जहाँ पे हम मोशन की बात कर रहे हैं मीन्स के वहाँ पे काइनेटिक मोशन की बात की जा रही है, काइनेटिक की बात की जा रही है। हर वो पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है उसके अंदर काइनेटिक मोशन हो रही है तो वो मूव कर रहा है। तो हर वो पार्टिकल जो जिसके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी, मूवमेंट के ज़्यादा होने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी हीट बढ़ेगी और हीट जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग मेड बाय पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट मोशन उसमें हो रही है। हर वो चीज़ जिसमें कांस्टेंट मोशन का मतलब है एक जैसी मोशन हो रही है, या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम। हर वो पार्टिकल जिसके अंदर एक जैसे ही मोशन हो रही है, या तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं या तो उसके पार्टिकल्स बहुत ही आहिस्ता मूव कर रहे हैं। अब उसकी मोशन से क्या होगा? प्रोड्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे किसी भी पार्टिकल की मोशन बढ़ेगी उसके अंदर एक एनर्जी की फॉर्म प्रोड्यूस होगी। वो जो एनर्जी की फॉर्म है उसको हम कहते हैं हीट। अब जैसे जैसे हीट बढ़ेगी पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और टेम्परेचर के प्रोड्यूस होने से उसकी मूवमेंट भी फास्ट होती जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी काइनेटिक थ्योरी जो कि डिपेंड करती है पार्टिकल्स की मोशन पे। पार्टिकल्स की मोशन होगी, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से उनके अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको हम कहते हैं हीट। काइनेटिक थ्योरी जो है इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि किस तरह से पार्टिकल्स के दौरान मोशन होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी को हीट कहते हैं। आपने इसको ऐसे ही याद करना है, इजी आपके लिए बना दिया है याद करना, ताकि आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। हम इसको फर्दर जो है वो आगे लेके चलते हैं। काइनेटिक थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं और हर मैटर की स्टेट जो है उसके अंदर जो है वो हीट की वजह से उसकी स्टेट चेंज होती है। तो जो हमने मैटर की स्टेट्स पढ़ी थी उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं सॉलिड के बारे में सबसे पहले कि सॉलिड जो है वो किस तरह से अपनी कंडीशन को विद बाय द गेन ऑफ हीट या लॉस जो है वो चेंज करता है। तो सॉलिड जो है उसको देखते हैं। सॉलिड जैसे कि आइस, हर वो चीज़ जो सख्त होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉलिड जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हीट जो है वो कम अमाउंट में मौजूद होती है। इसके अंदर जो एनर्जी है या जो हीट है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद नहीं होती।
दे डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं होती। अब हीट एनर्जी नहीं होगी तो पार्टिकल्स जो है वो एक ही जगह पे थोड़ा सा हरकत करेंगे। हीट एनर्जी की कम अमाउंट है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी की जितनी हीट एनर्जी है उतनी ही वो हरकत करेंगे। तो जो सॉलिड है उनके पास हीट एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से वो अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट क्या है? वाइब्रेट है एक ही पॉइंट के आगे पीछे हरकत करना। जैसे अब ये एक मार्कर है तो इस मार्कर का ये एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के आगे पीछे अब ये हरकत अगर करे तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। इसी तरह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करते हैं, आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। इससे ज़्यादा उनकी ज़रा भी हरकत नहीं होती, इससे ज़्यादा वो हरकत कर ही नहीं सकते। अब इस वाइब्रेशन की वजह से, इस थोड़ी सी हरकत की वजह से और कम हीट एनर्जी की वजह से वो एक टफ फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक टफ स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉलिड। जैसे आइस, बर्फ़। बर्फ़ जो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हीट एनर्जी कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, उसके पार्टिकल्स के दरमियान में हरकत बहुत ही कम होती है और वो अपनी एक ही फिक्स पॉइंट पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। उनके दरमियान में बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट वो ज़्यादा नहीं कर सकते। अपना स्ट्रक्चर जो है वो उनका बहुत टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट है वो है लिक्विड। लिक्विड जो है ये सॉलिड्स, इनके अंदर जो हीट एनर्जी है वो सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है और ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। फ्रीली मूव करने का मतलब है कि इनकी जो हरकत है वो ज़्यादा ना होती है। जिस तरह से सॉलिड एक ही पॉइंट के आगे पीछे हरकत कर रहे हैं, ये वैसे हरकत नहीं करते, ये उससे ज़्यादा हरकत करते हैं। एनर्जी इनके पास सॉलिड से ज़्यादा है ना, तो फिर उसी तरह से इनकी जो मूवमेंट है वो भी उससे ज़्यादा होगी। इसकी एग्जाम्पल है वाटर। जो लिक्विड है उसके अंदर हीट एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है, तो इनके दरमियान में बॉन्ड्स जो है वो थोड़े वीक होते हैं। वीक होने की वजह से इनके दरमियान में हरकत जो है वो ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स जो है वो फास्ट मूव कर रहे होते हैं। फास्ट मूव करने की वजह से उनका एक लूज स्ट्रक्चर होता है जिससे हम कहते हैं वाटर। इसी तरह जो इसकी थर्ड स्टेट है वो है गैस। गैस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इट मीन्स कि इसके पार्टिकल्स के दरमियान में हरकत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बहुत ही ज़्यादा आज़ादाना तौर पर मोर फ्रीली ये मूव कर रहे होते हैं। इनकी जो हरकत है वो हर डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा लूज होता है, जिसे हम कहते हैं स्टीम। जैसे भाप, पानी की जो भाप होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गैस है उसके पास सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी मौजूद होती है, तो उनकी हरकत भी ज़्यादा होगी। जैसे हम देखें इनके स्ट्रक्चर बनाए मैंने, आप देखें ये सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ मौजूद है, एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े मौजूद हैं, और इनकी जो हरकत है वो बहुत ही थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी हरकत करते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर इनकी हरकत होती है, जिसकी वजह से इनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, एक टफ स्ट्रक्चर है, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। इसकी एग्जांपल आइस है। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान में हरकत बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स ने बहुत कम इनकी हरकत जो है वो कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनके दरमियान में जो हीट एनर्जी है बहुत ही कम मौजूद है। इसी तरह अगर लिक्विड देखें तो इनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है बनिस्बत सॉलिड के। इसका मतलब कि इनके दरमियान में हीट एनर्जी कम है। हीट एनर्जी कम है तो हरकत इनके दरमियान में ज़्यादा होगी, सॉलिड से ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं कि जो इनकी इन पार्टिकल्स के दरमियान में जो हरकत है वो ज़्यादा हो रही है इसकी निस्बत, और इसके यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनके दरमियान में हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और अगर हम गैस देखें तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में हीट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है और ये बहुत ज़्यादा हरकत कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो हरकत है कोई इस साइड पे जा रहा है, कोई इस साइड पे जा रहा है और कोई उस साइड पे जा रहा है। ये आज़ादाना तौर पर हरकत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनका कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि स्टीम।
स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि जो हीट है वो किस तरह से वो मैटर के स्टेट को चेंज करती है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जो कि बनती हैं जिनकी वजह से मैटर की स्टेट चेंज होती है हीट को गेन करने से या लॉस करने से। हम लोग पढ़ेंगे लॉस और गेन ऑफ हीट कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें डिफरेंट टर्म्स है। सबसे पहली टर्म है मेल्टिंग। मेल्टिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा सॉलिड्स के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमेशा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये एक ऐसी टर्म है जिसमें सॉलिड जो है वो हमेशा लिक्विड में चेंज होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो सॉलिड है जब हम उसे गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स के दरमियान मूवमेंट तेज़ हो जाती है। पार्टिकल्स की तरह मूवमेंट तेज़ होगी तो उनका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के दरमियान हरकत कम होती है, बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे जब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेंगे तो उनके जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहेंगे लिक्विड। तो ये है मेल्टिंग का प्रोसेस, जिसमें आपने देखा होगा कि घर में अगर आप आइस है, बर्फ़ जो है उसको एक जगह पे रख दें जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो उस टेम्परेचर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो आइस है वो पानी बन जाती है। तो वो इसी वजह से होता है कि उस आइस के अंदर जो बॉन्ड्स थे वो टूट गए। क्यों टूटे? क्योंकि हीट की वजह से उनके पार्टिकल के दरमियान में हरकत होना शुरू हुई। हरकत ने उनके बॉन्ड्स को तोड़ दिया और बॉन्ड्स के तोड़ने से उसने एक अपनी शक्ल चेंज कर ली, वो सॉलिड से लिक्विड में आ गया, वो बर्फ़ से पानी में चेंज हो गया। सेकेंड जो टर्म है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है वो एक ऐसी टर्म है, जो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा गैस के लिए यूज़ होता है, लिक्विड के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमेशा लिक्विड जो है वो चेंज होता है गैस में। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक पानी है उसको हीट अप्लाई करते जाएं, उसके ऊपर उसको गर्म करते जाएं, तो गर्म होने से उसके पानी के पार्टिकल्स के दरमियान में हरकत तेज़ होना शुरू हो जाएगी। इतनी हरकत तेज़ हो जाएगी कि जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और फ्री होके एक टाइम आएगा कि वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, वेपोरेट हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हीट अप्लाई टू लिक्विड, स्टिल फास्टर मूवमेंट, पार्टिकल्स बिकेम फ्री एंड फॉर्म गैस। कि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम पानी को हीट दें तो हीट देने से पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तेज़ होने की वजह से वो फ्री हो जाएंगे, जो उनमें थोड़े बहुत बॉन्ड थे वो भी टूट जाएंगे और टूट जाने की वजह से वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जैसे आपने घर में पानी रखा हो, पानी को चूल्हे के ऊपर रखा हुआ हो, नीचे आग आप तेज़ कर दें तो पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। वो जो उसका उबलना होता है वो ये शो करता है कि इसके सारे बॉन्ड टूट गए हैं और इसके पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा हरकत हो रही है, जिसकी वजह से वो उबल रहे हैं। एक टाइम आएगा कि वो पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो गया? कि उस पानी ने गैस की शक्ल इख्तियार कर ली, वो वेपोरेट हो गया है, और वहाँ जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ है? वेपोरेशन। इसी तरह इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो है कंडेंसिंग। कंडेंसिंग ये ऐसा प्रोसेस है जो कि गैस के लिए यूज़ होता है। गैस के लिए ऐसे यूज़ होता है कि जो गैस है वो वापस लिक्विड में चेंज होती है। जैसे कि अगर हमने कोई जो गैस है, अगर हम उसको हीट उसके अंदर से निकालते जाएं, उसकी हीट जो है वो ख़त्म करते जाएं, रिमूव करते जाएं उसके अंदर से हीट को, तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होने से जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो कम होती जाएगी। जब पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होती जाएगी तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाने से वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जैसे अगर आप देखें तो अगर आप एक बर्तन में पानी जो है वो चूल्हे पर रख दें, उसके ऊपर ढक्कन भी दे दें, तो आप देखेंगे कि आग भी जल रही है, पानी जो है वो वेपोरेट भी हो रहा है, लेकिन वापस फिर वो उसी ढक्कन के ऊपर जमा होता जा रहा है। वो पानी वहाँ से गायब नहीं हुआ जैसे वो वेपोरेशन में गायब हुआ था, बल्कि वहाँ पे ही जमा होता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कंडेंसेशन का काम हो रहा होता है, वहाँ पे कंडेंसिंग हो रही है। वो जो कंडेंसिंग है वो उस गैस को दोबारा से लिक्विड में चेंज करती जा रही है। हमने वहाँ से हीट एनर्जी को निकाल दिया, जब वहाँ से हीट एनर्जी निकलती गई उसका टेम्परेचर गिरता गया। टेम्परेचर के गिरने से पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो होती गई। मूवमेंट के स्लो होने से वो जो गैस है वो लिक्विड बनती गई। इसको हम कहते हैं कंडेंसिंग।
इसी तरह इसकी जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड प्रोसेस है, वो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा लिक्विड के को सॉलिड में चेंज करता है। इसमें लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 0 की हद तक चला जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है उसका टेम्परेचर, उसको ठंडा किया जाता है। जब किसी भी लिक्विड को आप बिल्कुल ठंडा कर दें, उसका टेम्परेचर ख़त्म कर दें, 0 पे ले आए, तो वहाँ पे उसकी फ्रीजिंग शुरू हो जाती है। उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही स्लो मूव कर रहे होते हैं। स्लो मतलब कि वो एक ही पॉइंट पे वाइब्रेट करेंगे, उनकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी। जब वो एक ही पॉइंट पे वाइब्रेट करेंगे तो वो एक टफ स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं सॉलिड। जैसे पानी से बर्फ़ का बनना। आप किसी बर्तन में पानी डाल के फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़र में रखने का मतलब है कि आपने उसका टेम्परेचर 0 कर दिया, टेम्परेचर 0 हो गया। अब क्या होगा कि उस पानी के पार्टिकल्स के दरमियान में हीट एनर्जी ख़त्म हो गई है। हीट एनर्जी के ख़त्म होने से पार्टिकल्स की जो हरकत है वो भी स्लो होती गई है। स्लो होते होते एक टाइम ऐसा आ गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे, थोड़ा सा वाइब्रेट करने से वो एक टफ फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं सॉलिड, आइस। स्टूडेंट्स, ये थी वो वाली टर्म्स, वो वाली कंडीशंस जो कि अप्लाई होती है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। कैसे चेंज करती हैं? हीट को हासिल करके या बाहर निकाल के। जैसे मेल्टिंग में हीट को गेन किया गया, कंडेंसिंग में हीट को निकाला गया, वेपोरेशन में हीट को भी हासिल किया गया और फ्रीजिंग में भी हीट को निकाला गया। इस तरह से मेल्टिंग में हीट को हासिल करके हम लोगों ने सॉलिड से लिक्विड हासिल किया। इवेपोरेशन में हमने हीट को हासिल करके लिक्विड को गैस में चेंज किया। इसी तरह कंडेंसिंग में हमने हीट को निकाल के गैस से लिक्विड हासिल किया। और जो फ्रीजिंग है वहाँ हमने हीट को बिल्कुल ख़त्म करके जो है वो लिक्विड को सॉलिड बना दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी काम हो रहे हैं इन सब में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स जो है, जो टर्म्स है, ये जो कंडीशंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिहेवियर चेंज करती हैं। कभी भी उनका मैस जो है वो चेंज नहीं होता, वो खुद चेंज नहीं होते। इसका क्या मतलब है? जैसे आप एक बर्तन में पानी डाल रहे हैं, उस पानी को आप जितनी हद तक डालेंगे उसको आप फ्रीज़र में रख देते हो और वो बर्फ़ बन जाती है। जब वो बर्फ़ बन जाती है तो स्टूडेंट्स, बर्फ़ वो उतनी ही बनती है जितना उसमें पानी होता है। कभी आपने देखा है क्या, कभी आपने देखा कि वो पानी कम या ज़्यादा हो, या बर्फ़ वो ज़्यादा या कम बने? ऐसा कभी भी नहीं होता। जितना पानी आप डालते हैं वो उतनी ही बर्फ़ बनती है, या जितनी बर्फ़ होगी बाद में उतना ही पानी होगा। इसका क्या मतलब है कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपना बिहेवियर चेंज किया। बिहेवियर का मतलब है कि वो सख्त से नरम में आ गया, नरम से सख्त में चला गया, लेकिन उसने अपनी जो असलियत है वो कभी भी चेंज नहीं की। उसका जो मैस है वो कंजर्व रहा। कंजर्व रहने का मतलब है जैसा था वैसा ही रहा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने आज जो पढ़ा वो था चैप्टर नंबर 1 हीटिंग एंड कूलिंग का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है हीटिंग इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल्स। इसमें हम लोगों ने पिछले टॉपिक को ही आगे लेके चले। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि हीट के जब पार्टिकल्स जितना मूव करेंगे उनमें हीट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा कि काइनेटिक थ्योरी जो है वो क्या है, वो मोशन है। जितनी मोशन होगी उतनी ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी के प्रोड्यूस होने से जो है पार्टिकल्स मज़ीद मूव करेंगे। उसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा। सॉलिड जो है वो टफ स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें हीट एनर्जी जो है वो कम स्टोर होती है, पार्टिकल्स कम मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनका टफ स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम आइस कहते हैं। लिक्विड पढ़ा। लिक्विड में हीट एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स के में हरकत भी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से उनका थोड़ा फ्री स्ट्रक्चर होता है। फ्री स्ट्रक्चर का मतलब है कि लूज स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम वाटर कहते हैं। गैस जो है इसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होती है, पार्टिकल्स के दौरान में हरकत भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका इनडेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। इनडेफिनेट स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसी शक्ल जो कि बिल्कुल ही जो कि बहुत ही अनप्रोमिनेंट होती है, नॉन प्रोमिनेंट होती है, तो उसमें स्टीम आ जाती है। उस पर हमने पढ़ा कि किस तरह से हीट जो है उसको गेन या लॉस करने से मैटर जो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है। उसमें हम 4 प्रोसेस पढ़े: मेल्टिंग, कंडेंसिंग, वेपोरेशन और फ्रीजिंग। मेल्टिंग में हमने ये पढ़ा कि जो सॉलिड्स हैं वो हीट को गेन करके अपने पार्टिकल्स की मूवमेंट को तेज़ करते हैं और एक टाइम आता है कि वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं।
कंडेंसिंग में हमने ये पढ़ा कि जो गैस है उसमें से हीट को अगर निकाला जाए तो हीट के निकालने से टेम्परेचर गिर जाएगा, पार्टिकल्स हैं वो स्लो हो जाएंगे, स्लो होने से एक टाइम आएगा लिक्विड बन जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमने ये पढ़ा कि अगर हम लिक्विड को हीट देते जाएं तो लिक्विड के पार्टिकल की तरह में हरकत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। हरकत के ज़्यादा होने से वो एक वक्त आएगा गैस में चेंज हो जाएगा। फ्रीजिंग में हमने ये पढ़ा कि अगर हम लिक्विड में से बिल्कुल ही एनर्जी निकाल दें, हीट एनर्जी निकाल दें, उसका टेम्परेचर 0 पे कर दें तो वहाँ पे हीट जो है उसके पार्टिकल्स, पानी जो है उसके पार्टिकल्स स्लो होते होते बिल्कुल बहुत ही स्लो हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं सॉलिड। और यहाँ फिर हमने ये भी पढ़ा कि इन सारे प्रोसेसेस में जो स्टेट्स हैं वो जो मैटर है वो अपना बिहेवियर सिर्फ चेंज करता है, अपना मैथ जो है उसको चेंज नहीं करता, वो कंजर्व रहता है। जितना पहले था उसने बाद में भी उतना ही रहना है, सिर्फ और सिर्फ उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप लोगों ने लेक्चर को बार बार सुनना है ताकि आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। हम अगले दिन अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। अब आपने ये काम बहुत ज़रूरी वो ये करना है कि अलाइड स्कूल हुसैन कैंपस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप लोगों को आपके हर सब्जेक्ट के और साइंस से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।